जी, तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी। और इन वीडियोस को बहुत लाइक किया गया, पसंद किया गया और मुझे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी मिले हैं। आज जो मैंने वीडियो का टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम कनाडा। और इसमें जो गाइड है वो उसको डिस्कस करेंगे कि हमें इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो चलते हैं इसकी तरफ और ये ओपन करते हैं। ये मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए। याद रहे कि मैंने आपको इस वीडियो के एंड पे, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि ये कैसे किया जाए और इसमें मेन थीम क्या है इसकी। तो वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए। तो आइए फिर चलते हैं उसकी तरफ। ये है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कि आपने वहाँ का जो मेन उनका जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, ईमेल दी गई है, वेबसाइट एड्रेस दिया गया है और टाइमिंग्स दी गई हैं कि किस से किस टाइम तक आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगले पेज पे इसी तरह ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, तो आपको अगर काइंडली इसमें कोई मसला हो तो आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके ये ख़ुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब इसमें जो आगे आ रहा है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो किन किन पेजेस पे है। मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि जो लोग नए हैं, जो सिर्फ कंसल्टेंट पर रिलाई करते हैं, वो खुद भी देख सकें कि ये कैसे, कितना इजी काम है और कितने ये लोग पैसे ले लेते हैं। ठीक है, ये अब देखिए स्क्रीन पे ये तकरीबन 25 पेजेस की फ़ाइल है और मैं इसको स्लोली स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आती रहे। ये देखिए हो रहा है ये। और इसमें जो है साथ साथ मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें, इसमें जो मेन मेन चीज़ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अब आगे, अब जो नेक्स्ट पेज आ रहा है इसमें ये पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, डू आई नीड अ रिप्रेजेंटेटिव टू हेल्प टू अप्लाई। इसमें आपने, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फ्रॉड की तरफ लेके जाती हैं, तो इनसे बचा जाए। ये आप काइंडली पढ़ लीजिएगा, कोई इतनी वो हार्ड एंड रॉकेट साइंस नहीं है। आप चलते हैं पहला इंट्रोडक्शन की जानिब। अब इसमें न्यू ब्रांजिक प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है और ये सेम रिलेटेड टू पायलट प्रोग्राम है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने कहा है कि आपको स्टेजेस कौन कौन सी हैं। नॉमिनेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है, और फिर आप इसमें एज ए वर्क परमिट T13 वर्क परमिट एंड PR वीज़ा पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये साथ साथ डिटेल्स आप इनको पढ़ते जाएं और समझते जाएं, कोई इतना मुश्किल तरीन काम नहीं है। ठीक है, हर चीज़ उन्होंने खुद बता दी है। ठीक है, कि आपने इसको कैसे फिल आउट करना है, साथ साथ चीज़ें मतलब दी जा रही हैं। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का भी आगे आपको बता रहे हैं कि आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ें। और इसमें आगे जो पॉइंट आ रहा है वो है मिस रिप्रेजेंटेशन। आपने जो भी बात इनसे करनी है वो सच्ची वाली बात करनी है, कोई चीज़ आप इनसे हाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई इस तरीके से करते हैं तो फिर आपके लिए ये मसला हो सकता है और ये काफ़ी बड़ा मसला हो सकता है, तो आप इस चीज़ से बचें। और आपको ये एप्लीकेशन देने के लिए आप या कनाडा में हैं या आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं, तो आपको स्टेटस जो है वो लीगल होना चाहिए। ठीक है, मेनलैंड स्टेटस में भी आपके साथ आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए और इसमें ये सारी चीज़ें आपने वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपने वो करनी है। ठीक है, अब ये साथ साथ चेंज होता जा रहा है। अब ये न्यू ब्रांसविक एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड एक्ट आ रहा है। ठीक है, इसको भी आप देख लें कि इसमें ये है कि जो भी फॉरेन वर्कर्स वहाँ पर बुलाएगा वो उसके प्रॉपर राइट्स है। आप उनका पासपोर्ट नहीं रख सकते, आप उनको उनकी प्रॉपर वेज, सैलरी, हर चीज़ आपने देनी है। अगर किसी ने कंप्लेन कर दी, अगर आप में से कोई फॉरेन वर्कर कंप्लेन कर देता है तो वो एम्प्लॉयर के लिए काफ़ी मसला बन जाता है। अब आगे आ रही है एलिजिबिलिटी, कि आपकी एलिजिबिलिटी
रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसमें जो मेन चीज़ है, पहली है इंटेंट टू रिसाइड, मतलब आपने ये उनको यकीन दिलाना है या उनको लिख के देना है कि आप यहाँ पर ही इसी सूबे में रहेंगे, ठीक है, परमानेंटली सेटल होंगे। फिर उसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट इन न्यू ब्रांसविक है, एम्प्लॉयमेंट सर्च डिटेल्स एंड द लेंथ ऑफ एनी प्रीवियस और करंट पीरियड ऑफ रेजिडेंस इन ब्रांसविक, न्यू ब्रांसविक, वो भी आपने बताना है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बतानी है, और आप में एबिलिटी टू सपोर्ट योर सेल्फ जो है वो इन न्यू ब्रांसविक में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे कंप्लीशन ऑफ स्टडी, अगर आपने वहाँ से स्टडी किया है तो वो भी न्यू ब्रांसविक के बारे में हो। प्रोफेशनल नेटवर्क्स एफिलिएशंस जो भी आपने ली हुई हैं वो भी होना चाहिए आपके पास। रेजिडेंसी इंक्लूडिंग हाउस होल्ड लीज एग्रीमेंट्स और प्रॉपर्टी ओनरशिप, सब कुछ मीन्स फैमिली टाइज और अदर रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस, डिटेल्स ऑफ प्रायर विजिट टू कनाडा, योर कनेक्शन टू अदर जुरिस्डिक्शन इन कनाडा। फिर उसके बाद आगे जो आ रहा है वो है आपकी जॉब ऑफ़र, ठीक है, आपके पास वैलिड जॉब ऑफ़र होना चाहिए। फिर उसकी आगे कम्पिटिटिव वेज होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर जो भी आपको जॉब मिल रही है उसमें भी आपने आपकी वो वहाँ के रेगुलेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपकी वो कम्पिटिटिव सैलरी होनी चाहिए। फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसी जॉब जिसमें बोनसेस हों, कमीशन हो, प्रॉफिट शेयरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन, टिप्स, ग्रेटिट्यूटीज़, ओवर टाइम वेजेस, हाउसिंग अलाउंस, ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। रिमोट वर्क अरेंजमेंट्स में भी बताया जा रहा है कि आप रिमोटली भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद रेगुलेटेड ऑक्यूपेशंस आ रहा है। अब वो ऑक्यूपेशंस जो उनकी डिमांड लिस्ट में हैं या उनकी वो सर्टिफाइड और लाइसेंस्ड उनको चाहिए, तो वो आपको आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए वो आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन भी करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास ये अगर सारी चीज़ें हैं तो फिर आपकी आगे बता रहे हैं PRAD की, जब आप स्ट्रीम व्हेन अप्लाइंग टू एनी ऑफ न्यू ब्रांसविक इमिग्रेशन स्ट्रीम्स ऑफ पायलट यू मस्ट बी PRAD, तो आपके पास हर चीज़ इन हैंड होनी चाहिए। अब आगे बता रहा है कि एम्प्लॉयर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये खैर इसमें आपको जस्ट थारोली इसमें से गुजर जाएं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जो जॉब ऑफ़र और जो चीज़ें आपको मिल रही हैं क्या वो इन कवानीन पे वो अमल कर रहा है या नहीं। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर आपको वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको फर्दर में वो काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कंप्लीट NBCWP 004, ये भी है। पे दी फेडरल कंप्लाइंस फ़ीस है, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर लेवरेजिंग वर्क फोर्स एक्सपेंशन है। मिस रिप्रेजेंटेशन है एम्प्लॉयर के बारे में, अगर वो कोई भी फॉरेन वर्कर से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड मिस रिप्रेजेंट करता है तो वो उसमें उसकी कंपनी के लिए मसला हो सकता है और वो फर्दर आपके लिए भी मसला हो सकता है। तो प्लीज़ ये भी चीज़ें चेक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ रहा है इंफॉर्मेशन टू अ फॉरेन वर्कर अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉय राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। मतलब ये आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इतनी इम्पॉर्टेंट ये है भी और नहीं भी हैं कि ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है वो है सिलेक्शन फैक्टर्स। अब इसमें सबसे जो पहला है वो है एज, वो आपकी होनी चाहिए बिटवीन 19 to 55 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और ये आपकी तब होनी चाहिए जब आपको इनविटेशन टू अप्लाई आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस के वहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस चलती हैं वहाँ पर से कैनेडियन इंग्लिश जो लैंग्वेज बेंचमार्क है वो CLB 4 है, और जो है फ्रेंच का वो NCLC 4 है, ठीक है। इन आर चारों मॉड्यूल में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। फिर उसमें आगे वो बता रहे हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज टेस्ट वैलिड हैं, ठीक है। IELTS है, सेलपेप है, TEF कनाडा है, TCF कनाडा है। फिर नीचे उसका वो बताया जा रहा है कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर आप IELTS करते हैं तो जर्नल में 3.5, रीडिंग 4, राइटिंग लिसनिंग में 4.5, स्पीकिंग में वो आप ये पढ़ लीजिएगा। फिर एजुकेशन के लिए आपको ECA करवाना पड़ेगा, वो आप वैस कर सकते हैं, सेस कर सकते हैं, ICAS कर सकते हैं, IQAS है, ICES है,
ठीक है। और जो डॉक्टर्स हैं वो उनके लिए नीचे मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा, और जो फार्मासिस्ट हैं फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा है। ठीक है। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में रिक्वायरमेंट्स हैं वो बता रहे हैं। ठीक है। वो ये है कि टुवर्ड योर द फॉलोइंग कैन नॉट बी काउंटेड टुवर्ड योर एक्सपीरियंस: अनपेड वर्क इंक्लूडिंग वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप्स, प्रोग्राम्स ऑफ स्टडीज़। ठीक है। योर वर्क एक्सपीरियंस में भी वन, और वो आप देख लीजिएगा। फिर अब एप्लीकेशन प्रोसेस है। अब इसमें सबसे पहले जो है वो आपने एक्सेप्ट जॉब ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट करनी है। फिर एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करना है। ठीक है। अगर वो आपका EOI एक्सेप्ट हो जाता है तो दे विल सेंड यू एन इनविटेशन टू अप्लाई। इसके बाद आपको इनविटेशन टू अप्लाई, जिसे ITA कहा जाता है, ठीक है, वो मिलेगा। और इसको आफ्टर जब आपका ITA आ जाएगा तो आपने 45 डेज़ के अंदर अंदर अपनी सारी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है। अगर आपका कोई सभी रह गया तो वो ऑटोमेटिकली आपका ITA रिजेक्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि जो भी डेट ITA पे दी हुई होगी उसके 45 डेज़ के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद है सबमिट एन एप्लीकेशन टू GNB। फिर आपने एप्लीकेशन INB पोर्टल के थ्रू आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है। इसकी प्रोसेसिंग फ़ी होगी। ठीक है। वो आपकी एप्लीकेशन से, वो आपके कार्ड से वो कट जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन है। योर एप्लीकेशन, आपने जो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होगी वो आपसे मांगेंगे और आपने एप्लीकेशन फिल करते जाना है। फिर सेटलमेंट प्लान, सबसे जो मेन चीज़ है, ये सेटलमेंट प्लान है, ये आपका और आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए है। ठीक है। और ये कौन देगा? ये देगा आपका एम्प्लॉयर। ठीक है। अगर आपके पास ओरिजिनल जॉब ऑफ़र लेटर है, आपका LMI है, या कोई भी आपकी नॉक कोड में जा रहे हैं जिससे भी आपको ऑफ़र लेटर मिल रहा है, तो वो आपको डेफिनेटली सेटलमेंट प्लान होना चाहिए। वो देगा तो आगे काम चलेगा। इंटरव्यू भी हो सकता है लेकिन होता नहीं है, मोस्टली केसेस में नहीं होता। फिर उसके बाद आगे आपकी एज ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन आ रहे हैं। ठीक है। कि आपने बताना है कि आपके बच्चों की हैं क्या, एज क्या है, वो उन सब की डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐड होंगी। फिर उसके बाद आपने वो भी बताना है कि कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स आपके साथ आ रहे हैं और कौन कौन से दे आर स्टेइंग इन देयर होम कंट्री। सो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर एवरीथिंग। फिर डिस्क्लोज़ प्रीवियस इमिग्रेशन एप्लीकेशंस, के आपने ये भी डिस्क्लोज़ करनी है कि आपके पास आपने कोई प्रीवियस एप्लीकेशन तो नहीं दी हुई। अगर दी हुई है तो वो भी आपने बताना है। फिर उसके बाद आपको ये कह रहे हैं कि विड्रॉइंग योर एप्लीकेशन, कि आपने एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है तो उसका भी आपको तरीका बताया जा रहा है। ठीक है। जब आप विड्रॉ होगी आपकी एप्लीकेशन तो आपको एक लेटर इशू करेंगे। स्टेप नंबर 5 आ रहा है, रिसीव ए नॉमिनेशन एंड वर्क परमिट सपोर्ट लेटर फ्रॉम GNB। सबसे जो मेन चीज़ है वो आपका नॉमिनेशन सर्टिफिकेट या वर्क परमिट लेटर। ठीक है। इसमें आपका सारे का सारा जो है वो इस एप्लीकेशन का दारोमदार जो है वो इस पे है। ठीक है। अब एप्लीकेशन अप्रूवल, द डिसीजन टू इशू नॉमिनेशन शैल बी द सोल डायरेक्शन। इफ़ यू आर नॉमिनेटेड यू कैन अप्लाई टू IRCC फॉर PR। अगर आपके पास नॉमिनेशन सर्टिफिकेट आ गया तो आप डायरेक्टली यू कैन गो फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। ठीक है। और ये जो आपका नॉमिनेशन सर्टिफिकेट है 9 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है। ठीक है। अगर आप इसमें कर लेते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ योर PR विल बी कैंसल्ड। ठीक है। इसी तरह वर्क परमिट सपोर्ट लेटर्स है एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन, ये आपको इसमें लिखा हुआ है परमिट्स टू अप्लाई फॉर फेडरल गवर्नमेंट विदाउट द नीड ऑफ सपोर्ट लेटर्स हैं इसमें, जो जो वो आप पढ़ लीजिएगा इसमें। फिर उसके बाद विड्राइंग नॉमिनेशन, ये कोई भी नहीं करता है। ठीक है। विड्राइंग नॉमिनेशन विड्रा, ये भी कोई ख़ास नहीं है। आगे स्टेप नंबर 6 पे आते हैं, सबमिट योर PR एप्लीकेशन टू IRCC। अब अगर आपको
नॉमिनेशन सर्टिफिकेट मिल गया है, ठीक है, तो फिर आपने पीआर वीज़ा डायरेक्टली आईआरसीसी टू द एक्सपायरी इंडिकेटेड ऑन योर सर्टिफिकेट, आपने नॉमिनेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर होने से पहले पहले आपने पीआर एप्लीकेशन डालनी है। आईआरसीसी जो है वो आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग वो असेस करेगा और फाइनल डिसीजन वो ही देगा। अगर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और ये फिर आप आईआरसीसी से कॉन्टैक्ट, फिर इसके बाद रिसीव्ड ए डिसीजन फ्रॉम आईआरसीसी, स्टेप नंबर 7 है, फिर आपको वहाँ से डिसीजन आ जाता है विद इन 30 डेज़। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी है कि इफ़ यू रिसीव ए पीआर वीज़ा फ्रॉम कनाडा यू मस्ट रिपोर्ट योर लैंडिंग टू, आपका जब जैसे वीज़ा आता जाता है तो आपने 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने मूव होना है कनाडा में, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव के मुतालिक है, कोई ख़ास नहीं है, हमसे रिलेटेड ये वो नहीं है, ठीक है। यही वो अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जो पार्ट 7 जो है व्हेन नॉट टू अप्लाई के, ये आप देख लीजिएगा कि अगर इनमें से कोई भी किसी जगह पे भी आप इन पॉइंट्स में आपका आ जाता है, ठीक है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं और एप्लीकेशन दी हुई है, एक्टिव एप्लीकेशन, या आपने वहाँ पर प्रॉपर्टी ली हुई है या बिज़नेस है किसी अदर सूबे में, तब भी आप नहीं कर सकते हैं। या आपकी कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इमिग्रेशन में इन प्रोसेस है, तब भी आप एलिजिबल नहीं है। या आपने मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप रिफ्यूज़ हैं, तब भी नहीं है। या आप कनाडा में इलीगल रह रहे हैं, ठीक है। या आपका एडमिशन रिफ्यूज़ड हुआ है, ठीक है, और कनाडा में आप इलीगली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या है, एंड सर्ट आउट लीगल स्टेटस एंड हैव अप्लाइड फॉर रेस्टोरेशन विद इन, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स आगे दिए गए हैं। मतलब 90 डेज़ के अंदर अगर आप कनाडा में रह रहे हैं और लीगल स्टेटस नहीं है तो तब आप नहीं कर सकते हैं। रेफ्यूजी वाला अगर वो आपने असाइलम डाला हुआ है और वो उसका डिसीजन नहीं आया, ठीक है, अनसॉल्व्ड है, तो तब भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कंट्री में लॉफुली इंटर नहीं हुए हैं तो तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। आर एंगेज्ड इन फुल टाइम पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इन कनाडा, तब भी नहीं है। हैव बीन ऑफर्ड ए सीजनल पार्ट टाइम और कैजुअल जॉब इन न्यू ब्रांसविक, तब भी नहीं है। आर इन सेल्स पोजीशन दैट इज़ बेस्ड सोलली ऑन कमीशन फॉर कंपनसेशन, ये भी नहीं है। आर एन इंडिविजुअल हुज जॉब विल नॉट बी बेस्ड इन न्यू ब्रांसविक, वो भी नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें अब आगे आ रही हैं प्रोसेसिंग फ़ीस, ठीक है। अब इसमें देखें कि आपकी जो कैनेडियन 250 कैनेडियन डॉलर्स प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो आप वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, एमेक्स, इंटार्क ऑनलाइन और वीज़ा डेबिट से आप पे कर सकते हैं। अब इसमें नीचे नोट दिए गए, यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स मस्ट आल्सो पे फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, पुलिस क्लियरेंसेस, फीस एसोसिएटेड विद लैंग्वेज टेस्टिंग एंड obtaining डॉक्यूमेंट्स। Other fees may apply including but not limited to language testing, educational credential assessments, net worth verification and document translation. These fees are not payable to GNB. ये तो आपने, ये जितनी भी फीसेस हैं ये आपने खुद देनी है जो अपने ही कंट्री में है। आपको जैसे पुलिस क्लियरेंस है, आपने ECA करवाना है या मेडिकल के लिए जाना है, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है आपने खुद देनी है, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें जो सबसे, अब देखिए अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी फ़ीस कितनी है, 250 डॉलर्स है, ठीक है। 250 डॉलर्स है, जो मतलब कोई इतना कैनेडियन डॉलर्स है, ठीक है। तो इसमें कोई हार्ड या कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और जॉब ऑफ़र आप वहाँ से अरेंज कर लें। फिर अब आगे आ रही है डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है, ठीक है। PDF फाइल्स में आपने जमा कराने हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। और आपकी फ़ाइल साइज़ 2 GB से ज़्यादा ना हो, ठीक है। आपका सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, रीडेबल्स होने चाहिए, विद इमेजेस शुड बी स्कैंड इन कलर्स में होनी चाहिए, विद टेक्स्ट ओनली में बी स्कैंड एट ग्रे स्केल सेटिंग टू रिड्यूस द फाइल साइज एंड मस्ट नॉट बी इनहेंस्ड और एडिटेड, ठीक है। अगर इनमें से आप कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो
आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ उनको बताना पड़ेगा कि क्यों, क्या वजह है उसकी। ठीक है। फर्दर भी आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवा रहे हैं तो वो जिससे आप करवा रहे हैं वो रेगुलेटेड होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें उनके पास ट्रांसलेशन का सर्टिफाइड ट्रांसलेटर होना चाहिए। आप किसी से एवं किसी से आप वो नहीं करवा सकते हैं या आप खुद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आगे कंप्लीटनेस चेक आ रहा है कि को जब आप INB अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपके पास सारी चीज़ें उस टाइम जब आपने एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट करनी है तो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि उस टाइम कोई मसला ना बने। ठीक है। और उसके बाद आगे अब जो आगे आ रहा है कि आपने ये दो काम जो ज़रूरी हैं, जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा। उसके पास इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। उसके बाद उसके नाम पे जॉब ऑफ़र इशूड होगा। ठीक है। जो एलिजिबल न्यू ब्रांसविक एम्प्लॉयर है। अब देखेंगे आपको आइडेंटिटी एंड सिविल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। इसमें आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स चाहिए सबके, या मेन एप्लीकेंट, डिपेंडेंट्स, स्पाउस, सब के आपको चाहिए। इसी तरह अगर आप शादीशुदा हैं या डिवोर्स्ड हैं या डेथ सर्टिफिकेट्स वो भी आपने देने हैं। कॉमन लॉ यूनियन में है तो तब भी आपने उसका प्रूफ देना है। पासपोर्ट्स एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देख लें, ये चीज़ देखने वाली है। Visas and permits providing proof of legal status in your country of residence if other than your country of citizen, for example। अब इसमें ये कहा गया कि अगर आप किसी भी कंट्री में, अपने कंट्री के अलावा आप किसी भी कंट्री में रहे हैं 6 मंथ से ऊपर तो आपको वो वीज़ा सबमिट करवाने होंगे। और अगर आप वर्क परमिट पे गए हैं तो वो वर्क परमिट भी आपने उनको देने होंगे। एंट्री और एग्ज़िट डेट्स भी आपने उनको देनी होगी। फिर इसके बाद चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स और अगर वो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके बारे में लिखे हुए हैं। पहला है कि बर्थ सर्टिफिकेट्स जिस पर उनके पेरेंट्स के नाम हो, इफ़ एप्लीकेबल अडॉप्शन पेपर्स इशूड बाय रिकग्नाइज्ड नेशनल अथॉरिटीज़ शोइंग द लीगल अप्रूव्ड अडॉप्शन ऑफ अडॉप्टेड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है। ये इसी तरह प्रूफ ऑफ कस्टडी का भी है। फिर प्रूफ ऑफ करंट और फ्यूचर स्टडीज़ इन कनाडा ये भी है। और एक आप अपनी कंडीशन के हिसाब से उन्होंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आगे नीचे आ रहा है एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। आपकी आप कब एलिजिबल होंगे जब आप एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकें। तो लैंग्वेज है, वैलिड लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम डेजिग्नेटेड एजेंसी है, एजुकेशन है, ECA और वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है। अब फिर जॉब ऑफ़र से रिलेटेड आ रहा है वो, इसमें देखें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ ये देखने वाली है क्योंकि इस पे आपकी सारी एप्लीकेशन सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस पे सारी एप्लीकेशन का दारोमदार इस पे है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या कंपनी के लेटर हेड पे एन ऑफिशियल वर्क कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपीरियंस लेटर प्रिंटेड ऑन कंपनी लेटर हेड। ठीक है। कंपनी लेटर हेड पे आपका नाम होना चाहिए, कंपनी की इंफॉर्मेशन, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, द नेम एंड टाइटल एंड सिग्नेचर ऑफ इमीडिएट सुपरवाइज़र और पर्सनल, कि किसी बंदे का उधर टाइटल विद टाइटल साइन और सिग्नेचर होना चाहिए, नाम होना चाहिए। और जो फिर ऑल पोजीशन हेल्ड वाइल एम्प्लॉयड एट द कंपनी इंक्लूडिंग जॉब डिटेल्स होनी चाहिए, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब स्टेटस, कौन कौन सी कंपनी के लिए काम किया है, नंबर ऑफ़ वर्क पर वीक होने चाहिए, एनुअल सैलरी प्लस बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें आपने सबमिट होनी चाहिए। आगे उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स में है वो कंसेंट एंड डिक्लेरेशन है। ठीक है। ये आपने दोनों आप साइन एंड बाय यू एंड योर स्पाउस और काम दोनों आपके डिपेंडेंट्स और वाइफ एंड हस्बैंड दोनों को के साइन होंगे। फिर उसके बाद अगर आप रिप्रेजेंटेटिव यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको चाहिए होगी। एफिडेविट ऑफ ट्रांसलेशन, जो डॉक्यूमेंट्स आपने इंग्लिश या फ्रेंच में ट्रांसलेट करवाए हैं तो उसका आपका जिस ट्रांसलेटर कंपनी है
जिसने ट्रांसलेशन किया उसका एफिडेविट होना चाहिए, ठीक है, या वो भी होना चाहिए, और दूसरा वो अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, वो पेपर। तो वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि आप किन किन से वो करवा सकते हैं। फिर आगे वर्क परमिट्स है, यू शैल प्रोवाइड कापीज़ ऑफ करंट एंड एक्सपायर्ड वर्क परमिट्स। आपने अब आपके पास जितने भी वर्क परमिट्स हैं, जिन जिन वीज़ों पे या जिन जिन चीज़ों पे आप गए हैं, आपने दूसरी कंट्री में ट्रैवल किया है या आपने अब्रॉड में, तो वो आपने सारी चीज़ें जमा करानी है। सेटलमेंट प्लान, अब ये जो जो एम्प्लॉयर है जो जिसने देना है, योर न्यू ब्रांसविक एम्प्लॉयर विल फैसिलिटेट ए सेटलमेंट प्लान फॉर यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स। द सेटलमेंट प्लान में बी prepared by the employer, or they may engage the services of a local or regional। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आ रही है वो ये है कि जो सेटलमेंट प्लान आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है इस प्रोग्राम की कि पहले जाते सार जो है वो एम्प्लॉयर आपकी सेटलमेंट करेगा, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा ये होना है कि आप क्या अगर कोई वहाँ पर जानने वाला नहीं भी है तो आपका जो एम्प्लॉयर है वही सबसे बड़ा रेफरेंस है, वही आपको कंपनी के बिहाफ पे वो आपको रिहाइश देगा। सारी आपकी जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या क्या काम करने वाले हैं आपका, वो सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करवा के देगा। फिर आगे एम्प्लॉयर के अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयर अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन देगा। पहला है क्रिटिकल वर्कर एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है, वो न्यू ब्रांसविक के एम्प्लॉयर से साइन होगा। फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका और उस कंपनी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, वो उसमें सारा कुछ बताएगा, जिसमें आपका नाम है, कंपनी की इंफॉर्मेशन है, फिर नेम है उसका, वही साइन सिग्नेचर वो सारी चीज़ें हैं। फिर पोजीशन क्या है उसकी, फिर आपकी जो जॉब से रिलेटेड जॉब ड्यूटीज़ क्या है, टाइटल क्या है, जॉब स्टेटस क्या है, फिर कौन कंपनी को डेट्स हैं, ठीक है, फिर वर्किंग नंबर ऑफ़ वर्क आवर्स पर वीक है, फिर एनुअल सैलरी है, फिर बेनिफिट्स हैं जो जो उस जॉब में शामिल है वहाँ के लॉज के मुताबिक है। फिर उसके बाद सेटलमेंट प्लान आ रहा है, फिर अटेस्टेशन फॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थी सारी तफसील जो कोई भी आपको नहीं बताता है, ठीक है। तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें और आपको समझ आएगी कि आप सारे कंसल्टेंट्स या जो सारे यूट्यूबर्स हैं यहाँ पर बैठकर वो ऐसे प्रोग्राम को बना देते हैं कि बस आपने अप्लाई करना है और आगे जादू हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा और आप कनाडा पहुँच जाएंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं। तो इस सारी एप्लीकेशन में जो मेन चीज़ है वो ये है आपकी जॉब ऑफ़र और आपका जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, सब कुछ उसी ने करना है, सब कुछ उसी के बिहाफ पे होना है। गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटेट कर रही है कि एम्प्लॉयर को वो उसने पाबंद किया है कि वो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करे। तो इसके लिए फिर वही बात आ जाएगी कि आपने अपने लिए टाइम निकालना है, आप वहाँ की कंपनीज़ के साथ आप अटैच होंगे, आप अपना सीवी और अपना कवर लेटर जो है वो प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में बनाएं, आप वहाँ की कंपनीज़ में अप्लाई